प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस रिवीजन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस रिवीजन की कक्षा में आप विधायिका के बारे में रिवीजन करेंगे। विधायिका लेजिस्लेचर, तो इसके बारे में क्या है, आइए इसको जानते हैं। विधायिका के दो भाग हैं भारत में, एक संघीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका मतलब केंद्र की विधायिका। केंद्र की विधायिका में संसद है, तो राज्य की विधायिका में राज्य के विधानमंडल है। केंद्र की विधायिका में संसद के तीन भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यों में चलें तो राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीन सदनों से बनता है। ध्यान रहे कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, दो सदन वाला है, केवल वही विधान परिषद है। ऐसा केवल 7 राज्यों में है, नहीं तो सभी राज्यों में विधानसभा है और राज्यपाल, इन दोनों से मिलकर के ही विधानमंडल बनता है। तो ये विधायिका का छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने है। हम लोग विधायिका की बात आगे करते हैं और विधायिका में जो संघीय विधायिका और राज्य विधायिका की बात हुई है, तो सबसे पहले हम लोग संघीय विधायिका, फेडरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। संघीय विधायिका में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो अपनाया गया है, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। द्विसदनीय में 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक सदन है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और एक सदन है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। इस प्रकार संघीय विधायिका 2 सदनीय है, संसद के 2 सदन हैं। सदनों की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता करती है। किसका? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? भारत की जनता करती है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है और ये कभी भी भंग हो सकती है। जो अस्थायी है कभी भी भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी प्रकार का सदन है और ये कभी भंग नहीं होता, इसका कभी विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और सदनों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, इसी खंड में संसद के गठन की बात की गई है, संसद के संरचना की बात की गई है, संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी है इस पर बात की गई है, संसद के अधिकारियों की बात की गई है। संसद के अधिकारी मतलब राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं आदि। संसद के सदस्यों की शक्तियों के बारे में चर्चा है। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, इनके बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में व्यापक चर्चा की गई। ये हुआ भाग 5 का संक्षिप्त रूप। उसके बाद संसद के गठन और संसद की संरचना पर बात करें, संसद का कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन पर बात करें कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है। तो इसका गठन क्या है? अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद बोलते हैं।
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है? क्योंकि संसद कोई भी विधेयक जब पास करती है कानून बनने के लिए, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता। मतलब कि संसद का एक अंग कौन है? राष्ट्रपति भी है। तो संसद के जो अंग हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। बिना राष्ट्रपति के संसद पूरी नहीं होती। अगले पृष्ठ पर चर्चा की गई है लोकसभा में बात करते हुए। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, यह है कि राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं। राज्यसभा के भीतर राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व का जो आधार है वह राज्यों की जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में समान नहीं है। तो ये रहा संसद का गठन और उसकी संरचना। रिवीजन के क्रम में राज्यसभा की संरचना पर बात हो रही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता और कार्यकाल की बात हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से राज्यसभा की संरचना पर बात करते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। क्या संरचना है राज्यसभा की? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 250 नहीं है, 245 है। कितना है? 245। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्रों के ज्ञान और अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। एक बार पुनः देख लें, कुल सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 250, लेकिन हैं कितने? 245। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। शेष बचे 233 सदस्य, शेष 233 सदस्यों का निर्वाचन होगा। यह है राज्यसभा की संरचना। तो 233 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे, कुल 245 जो वर्तमान में संख्या है। इसके अलावा किस राज्य से कितने राज्यसभा मेंबर होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी उस राज्य से अधिक होगी। और इसलिए उत्तर प्रदेश जहां सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सर्वाधिक सीट भी है राज्यसभा की 31। सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सदस्य संख्या 31। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों का 16-16। यह व्यवस्था है। राज्यसभा की संरचना की बात हुई। राज्यसभा की संरचना के पश्चात हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है
वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बारे में अगर जानना चाहे तो इसका संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। किसका संबंध? इन निर्वाचन प्रणाली का संबंध है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके बाद आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य के जो विधानमंडल हैं, विधानसभा, क्योंकि निर्वाचित सदस्य, तो राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से, मनोनीत नहीं, ध्यान रखें, उन्हीं सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा बात होनी है राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता पर, क्वालिफिकेशन, कि राज्यसभा के सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया अनुच्छेद 84 में। कहाँ निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के अर्हता ये है, अर्हता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, लाभ के पद पर ना हो, मंत्री का पद छोड़ दिया जाए तो लाभ का पद ना हो, कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ना हो, और अगर संसद ने विधि द्वारा कुछ नई अर्हताएं जोड़ दी तो उन अर्हताओं को भी कैंडिडेट को, व्यक्ति को धारण करना होगा। ये अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता। अर्हता के बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, अनुच्छेद 83(1) में इसकी बात की गई। कहां की गई है? अनुच्छेद 83(1) में। 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, मतलब सभा का विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, डिसोल्यूशन नहीं होता, राज्यसभा विघटित नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी निश्चित होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निश्चित कार्यकाल है कितना? 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होने की व्यवस्था है, यानी हर 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उतने ही नए सदस्य पुनः निर्वाचित भी कर लिए जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। रिवीजन के क्रम में राज्यसभा के पदाधिकारियों पर चर्चा करनी है और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य पर बात करनी है। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 2 मुख्य पदाधिकारियों की चर्चा होती है। वैसे तो 3 पदाधिकारी हैं, 2 पदाधिकारी कौन कौन? एक सभापति, चेयरमैन, और एक उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। ये राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी हैं। अनुच्छेद 89 की बात करें तो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो वो है श्री जगदीप धनखड़, आप देश के उपराष्ट्रपति। इसके अलावा राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी के बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसी में से, अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को
उपसभापति के लिए चुना जाता है और वर्तमान में उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। इसके पश्चात राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनको जो वेतन प्राप्त होता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो उपसभापति और सभापति दोनों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति को अगर हटाना हो तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर राज्यसभा अपने संकल्प द्वारा, पारित संकल्प द्वारा हटा सकती है। यानी राज्यसभा अपने बहुमत से जब चाहे सभापति को हटा सकती है, बस 14 दिन की पूर्व सूचना देना है। किसको? उपराष्ट्रपति को या सभापति महोदय को। इसके अलावा उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के क्या कर सकते हैं? अपने पद से हट सकते हैं। उसी प्रकार उपसभापति को कैसे हटाएंगे? तो उपसभापति को हटाने की कई बात है। पहला है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि उनकी समाप्त हो जाए, क्योंकि जो उप सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, उसी में से एक चुना गया रहता है। तो अगर उसकी सदस्यता अवधि समाप्त हो गई तो वो उपसभापति पद से हट गया। या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे या राज्यसभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके उसे हटा सकती है। यहां भी 14 दिन की पूर्व सूचना देना है और राज्यसभा उसे क्या कर सकती है? उपसभापति के पद से हटा सकती है। दो पदाधिकारियों की बात हुई, राज्यसभा के सभापति की और राज्यसभा के उपसभापति। अब बात करते हैं तीसरे पदाधिकारी के। तीसरा पदाधिकारी होता है राज्यसभा का महासचिव। तो ध्यान रहे, राज्यसभा का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, इसकी नियुक्ति सभापति के द्वारा ही होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है उपराष्ट्रपति का, सभापति का, सदन का, सदस्यों का, सबके संसदीय कृत्यों और उनके क्रियाकलापों संबंधी मामलों का वो सलाहकार होता है। तो राज्यसभा के महासचिव का कार्य क्या है? सबके संसदीय कृत्यों का सलाहकार है, सबके क्रियाकलापों का सलाहकार है। इस तरह से राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात हुई। इसके अलावा राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों पर बात करना है तो राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक विधायी, दूसरा विशिष्ट और तीसरा अन्य। पहला है विधायी शक्ति, विशिष्ट शक्ति और अन्य शक्तियां। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों में सबसे पहले गैर वित्तीय विधेयक की बात करें हम लोग। अगर गैर वित्तीय विधेयक है तो इस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। किस मामले में? गैर वित्तीय विधेयक के मामले में। अगर गैर वित्तीय विधेयक है तो राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति से ही कानून का रूप लेंगे। तो ये तो हुआ गैर वित्तीय विधेयक। बात करें हम लोग धन विधेयक की। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सीमित शक्ति प्राप्त है। कैसी शक्ति प्राप्त है? अत्यंत सीमित, थोड़ी शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है, इस समय लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपने विचार लोकसभा को भेजने रहते हैं। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। हाँ, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर अपने विचार लोकसभा को नहीं दिए तब भी धन विधेयक राज्यसभा के समर्थन से पारित समझा जाता है। राज्यसभा ने अपने विचार संशोधन के साथ दिए, अगर लोकसभा को वो संशोधन मंजूर नहीं तब भी राज्यसभा की सहमति से ही उसे पास माना जाएगा। तो इस प्रकार राज्यसभा का अधिकार धन विधेयक के मामले में अत्यंत सीमित है।
थोड़ा ही है, बस ये कह लीजिए 14 दिन का अधिकार है, 14 दिन की औपचारिकता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो संविधान संशोधन अगर विधेयक है तो इस मामले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां पुनः समान है। एक लाइन में कहा गया कि गैर वित्तीय विधेयक है तो दोनों की शक्तियां समान है। गैर वित्तीय विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक भी सम्मिलित है। तो विधायी शक्तियों के बाद अगला शक्ति है विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियों में क्या है कि देश का जो संवैधानिक संघात्मक ढांचा है, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को 2 शक्तियां दी गई, 2 विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं और ये शक्तियां लोकसभा के पास तो नहीं है। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने कौन कौन सी 2 शक्तियां हैं? पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है? इसके अंतर्गत राज्यसभा क्या कर सकती है? अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। यानी राज्य सूची का विषय है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी, और जब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी तो उस पर विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। इस प्रकार विषय राज्य के पास से हट करके केंद्र के पास आ जाएगा। इस तरह से संघात्मक ढांचे को बनाए रखने का एक प्रयास है। उसी तरह संघात्मक ढांचे को बनाए रखने का दूसरा एक और अधिकार विशिष्ट शक्ति राज्यसभा को दी गई है, वो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से देश में एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। यानी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से देश के अंदर नई अखिल भारतीय सेवाओं को जन्म दे सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो ये देखा आपने कि ये विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी राज्यसभा के पास हैं। अन्य शक्तियों में है कि आपातकाल की अवधि अगर 1 माह से अधिक हो रही है, आपातकाल की अवधि क्या हो रही है? अगर बढ़कर 1 माह से अधिक होने लग रही है और लोकसभा उस समय विघटित है, लोकसभा किस रूप में है? विघटित है अगर, तो राज्यसभा का अनुमोदन ही जरूरी होता है। यानी संसद उस समय कौन है? उस समय राज्यसभा ही संसद है, और राज्यसभा के ही अनुमोदन से देश में आपातकाल के समय को, काल को बढ़ाया जा सकता है। तो एक अन्य शक्तियों में ये शक्ति। इसके अलावा राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भी सदस्य होते हैं। निर्वाचित, ध्यान रहे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल निर्वाचित, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, सभी के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भी हो। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा, केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं आएगा। आएगा तो कहां आएगा? केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कर लें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बात कर लें, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की बात कर लें, तो उन सब में लोकसभा की ही तरह राज्यसभा भी अपना भूमिका अदा करती है। राज्यसभा के भी अधिकार उस प्रकार समान है।